नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार प्रारंभ अकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 17वीं बीपीएससी को लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में स्टैटिक और करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न आप देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न जरूर इन स्पेस टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर और स्टैटिक्स मिला के 17वीं बीपीएससी में आते रहे। इसी के मद्देनजर मैं 17वीं बीपीएससी को लेकर स्टैटिक और करंट अफेयर्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी का डिस्कस करूंगा। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊपरी जो रेखा होती है वहाँ के बाद से जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। और इसका नामकरण जो है सो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे कार्मेन, उन्होंने इनका निर्धारण किया था कि पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर की ऊपरी रेखा को हम लोग अंतरिक्ष कहेंगे और इसलिए इस रेखा को कार्मेन लाइन यानी कार्मेन रेखा कहा जाता है और 100 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र को अंतरिक्ष का क्षेत्र कहा जाता है। तो अंतरिक्ष वह क्षेत्र है यानी पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। हमारा जो अंतरिक्ष होता है, जो हम उपग्रह भेजते हैं, इस सैटेलाइट को जो प्रक्षेपण करते हैं तो वो मतलब विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तो जो कक्षा होता है उस कक्षा क्या कहते हैं, तो जहाँ ग्रह या उपग्रह या कोई पिंड जिसके चारों तरफ चक्कर काटते रहता है उसको कक्षा कहा जाता है। ये कक्षा दो मेनली आकार के हिसाब से दो प्रकार का होता है अंतरिक्ष में, वृत्ताकार कक्षा और दीर्घ वृत्ताकार का इलेप्टिकल कक्षा। जो सूर्य और पृथ्वी का कक्षा यानी अन्य ग्रहों का कक्षा जनरली है वो उसको दीर्घ वृत्ताकार यानी इलेप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। और इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन को केंद्र में रखा जाए, अर्थ उसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके हिसाब से सन की दो स्थिति बनती है। एक स्थिति बनती है सन जब सूर्य के सबसे दूर रहता है, सूर्य जो है सन के जब सबसे दूर रहता है तो उस स्थिति को हम लोग अप सौर कहते हैं, उसको इंग्लिश में अप हेलियन कहा जाता है। और यह स्थिति जनरली 4 जुलाई को बनता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर रहता है, और पृथ्वी जब सबसे नज़दीक रहता है तो उसको हम उप सौर कहते हैं यानी इसको पेरीहेलियन कहते हैं। और यह स्थिति 2 से 5 जनवरी के बीच में बनता है। शायद ये 2024 में 3 जनवरी को बीच इस बार जो है पेरीहेलियन की स्थिति बनी थी और इस दोनों के बीच में 50 लाख वर्ग किलोमीटर बीच का डिस्टेंस हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है और आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पूछ सकता है कि उपसौर यानी अपसौर यानी पेरीहेलियन और हेलियन कैसे कहते हैं। तो उपसौर यानी पेरीहेलियन में पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक रहता है उसके अपने कक्ष पे, और जो अप हेलियन यानी अप सौर है उस पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहता है। एक ये 2 से 5 जनवरी का होता है और ये 4 जुलाई का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कक्षा आकार के हिसाब से 2 प्रकार का होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कक्षा हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से। पृथ्वी जो हम बोले कि 100 किलोमीटर से ऊपर कक्षा को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, 100 किलोमीटर से ऊपर की हाइट को, तो उसके हिसाब से हम कक्षा को जनरली 4 भाग में डिसाइड करते हैं। एक होता है नियो, एक होता है लियो, एक होता है मियो और एक होता है हियो। नियो मतलब नियर अर्थ ऑर्बिट, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, ये हुआ मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये हुआ हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इस प्रकार से कक्षा 3 प्रकार का होता है। जो नियो अर्थ ऑर्बिट रहता है उसको 1 से 400 किलोमीटर के बीच का जो दूरी होता है या कार्बन लाइन से 400 किलोमीटर बीच की दूरी को हम लोग न्यू अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। उसके में जो है सो अंतरिक्ष स्टेशन, जो विश्व में अभी तक एक ही अंतरिक्ष स्टेशन कार्यरत है, वो अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ रहता है तो वो 1 से 400 किलोमीटर के बीच में रहता है। टेलीस्कोप, जैसे आप लोग हब्बल टेलीस्कोप नाम सुने होंगे, अमेरिका का जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम सुने होंगे। तो ये दोनों ये सब जो टेलीस्कोप रहता है, चाहे कोई भी टेलीस्कोप रहता है, वो जनरली कहाँ स्थापित रहते हैं तो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में नियर अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ पे स्थापित रहता है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट रहता है उसकी ऊंचाई 400 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे दूर संवेदी उपग्रह जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप लोग कहते हैं, EOS जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ से पृथ्वी का अवलोकन किया जाता है, किसी चीज़ का प्रक्षेपण किया जाता है, तो वो सारे उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। इसकी ऊंचाई 400 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। और जो मियो होता है यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है उसकी ऊंचाई 236 किलोमीटर के बीच की होती है। जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है जिससे हम यातायात प्रबंधन कहते हैं, GPS लोकेशन ट्रैकर जो कहते हैं, जैसे IRNSS, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं भारत का है, जो GPS है, तो ये सब जो रहता है वो हमारा कहाँ रहता है तो 2000 से 3600 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में इसको कहीं भी स्थापित किया जाता है। और जो हियो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट जो रहता है वो 36,000 किलोमीटर से अधिक के बीच की ऊंचाई का रहता है। यहाँ पे जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट या तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रहता है या 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई की दूरी पर रहता है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट
सैटेलाइट की ऊंचाई, तो नियो, लियो, मियो और हियो। तो नियो में रहता है अंतरिक्ष स्टेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग नियो कहाँ, नियर अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित रहता है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं, दूर संवेदी उपग्रह लियो में रहता है। नेविगेशन सैटेलाइट हम लोग का मियो में रहता है। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहता है वो 36,000 या उससे अधिक जाके दूरी में रहता है। तो आप लोग समझ गए कक्षा का ऊंचाई के हिसाब से कक्षा 4 प्रकार का होता है। अब आगे कक्षा जो होता है, जहाँ हम लोग उपग्रह को छोड़ते हैं, उसके हिसाब से कक्षा किस प्रकार का होता है। तो उसके हिसाब से कक्षा भी 3 तरह का होता है। एक होता है ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट, जैसे कि सूर्य का हम लोग का ये हुआ ऑर्बिटर और ये हुआ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो हमेशा पृथ्वी के ध्रुव नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम लोग जो है सो ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। और कुछ कक्षा ऐसा जो पृथ्वी के इक्वेटर की तरफ जो है सो बहुत चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे कक्षा को हम भूस्थितिक कक्षा कहते हैं। कक्षा होता है जो वो होता है इक्वेटर यानी भूस्थितिक कक्षा है, लेकिन उसकी कुछ कोण के साथ, कुछ एंगल के साथ वो कक्षा रहती है, उसको हम लोग भू समकाली कक्षा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और एक होता है पोलर ऑर्बिट, एक होता है जियो स्टैटिक ऑर्बिट और एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी जो पोल के अकॉर्डिंग रहे उसको हम जियो पोलर ऑर्बिट कहेंगे। जो हमारे इक्वेटर के अकॉर्डिंग रहेगा उसको जियो स्टैटिक ऑर्बिटर कहेंगे। और जो कुछ ऑर्बिट इक्वेटर के अकॉर्डिंग ही, लेकिन वो कुछ एंगल के साथ इक्वेटर के अकॉर्डिंग लिए रहेंगे, उसको हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट में कुछ ऐसे, पोलर उपग्रह में मतलब कक्षा में कुछ ऐसे कक्षा होते हैं, जब हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं तो उसका उपग्रह हमेशा एक तरफ सन की तरफ ही रहता है, तो उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहते हैं। उसका जो उपग्रह रहता है, उपग्रह का एक केंद्र हमेशा, जैसे इधर सूर्य है तो हमेशा सूर्य की तरफ ही उपग्रह छोड़ेंगे, तो उसका जो एक सतह रहेगा वो हमेशा सूर्य की तरफ रहेगा, उसको सौर लाइट मिलता रहेगा, इससे वो चार्ज होता रहेगा। तो ऐसे कक्षा को जो जिसका एक सतह हमेशा सूर्य की तरफ रहता है उसको हम सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो हम लोग कहते हैं उसको छोड़ते हैं। जो भूस्थितिक कक्षा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है उसमें हम लोग संचार उपग्रह कहते हैं। जो जियो स्टेशनरी कक्षा में जो होता है, हमेशा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो हमेशा स्थिर नजर आते हैं। स्थिर नजर क्यों आते हैं? जो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 24 घंटा, तो पृथ्वी के घूर्णन काल के अकॉर्डिंग उपग्रह भी जो है कक्षा पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटा में लगा लेता है। यानी 24 घंटा पृथ्वी का घूर्णन काल भी हो गया और उपग्रह भी जो है पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा में लगा लेता है, इसलिए जो है दोनों एक दूसरे के रूप में स्थिर नजर आते हैं। तो पूछेगा आपको कि संचार उपग्रह जनरली स्थिर क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उसका घूर्णन काल पृथ्वी घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए हम उसका भूस्थितिक कक्षा में रहता है और वो हमेशा स्थिर नजर आता है। जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट रहता है, जिसका जो है सो हम लोग थोड़ा एंगल के साथ प्रक्षेपण उपग्रह करते हैं, तो उसमें जनरली जो रूस जैसे देश है वो कुछ कुछ उपग्रह को छोड़ते हैं। और जो हम लोग का नेविगेशन सैटेलाइट रहता है उसमें कुछ कुछ को हम लोग एंगल के साथ छोड़ते हैं, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल रहा है। तो कक्षा इसमें यान को छोड़ने के हिसाब से ध्रुवीय कक्षा, भूस्थितिक कक्षा और भू समकालिक कक्षा, ये भी 3 प्रकार की कक्षा होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान क्या होता है? तो जिस चीज़ से हम उपग्रह को जनरली अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाते हैं वैसे वाहन को हम लोग लॉन्च व्हीकल्स यानी प्रक्षेपण यान कहते हैं, या जनरली रॉकेट होता है। तो अभी तक जो है जो टोटल 5 प्रकार के ये प्रक्षेपण यान बने, इसमें SLV है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ASLV है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और GSLV है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और है RSLV रीयूज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जो SLV होता है ये जनरली 4 चरणों वाला ठोस रॉकेट ईंधन था। इसमें 4 चरण लगे थे, 4 बूस्टर लगे रहते थे, चारों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। यह भारत का सबसे पहला टाइप का अंतरिक्ष मतलब प्रक्षेपण यान था। जो दूसरा था इसमें कुछ सुधार करके जो आर्गुमेंटेड है उसमें 5 चरण लगाया गया था, इसको पेलोड क्षमता कुछ बढ़ा दिया गया था। जो PSLV है, PSLV भारत का 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है और इसमें यह क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक क्या जाता है? क्रायोजेनिक, जहाँ भी शब्द क्रायोजेनिक आ जाएगा वहाँ अति निम्न तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे जो ईंधन रहता है उसको हम क्रायोजेनिक ईंधन, या जो उस ईंधन पे जो ईंधन काम करता है, इंजन काम करता है, उसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। जो PSLV है वो हमारा क्रायोजेनिक इंजन पे काम करता है। यह 4 चरण में होता है। इसके जो पहले और तीसरे चरण में सॉलिड रहता है और दूसरे और चौथे चरण में इसमें लिक्विड रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और जो GSLV होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, वो 3 चरण वाला हमारा
ठोस मतलब कि लॉन्च व्हीकल्स है। इसमें पहले चरण में ठोस रहता है, द्वितीय चरण में द्रव रहता है, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक रहता है। यानी ये जो होता है हमारा GSLV होता है, ये हुआ, ये 4 चरण हो गया। इस SLV ASLV 5 चरण हो गया, PSLV 4 चरण हो गया, GSLV हमारा 3 चरण वाला था। 3 चरण में इसमें पहले में हमारा GSLV हमारे पहले चरण में ठोस, दूसरे चरण में द्रव और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो और जो RSLV होता है, जैसे हम सैटेलाइट को भेज देते हैं तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही रह जाता है, वापस पृथ्वी पर लौट नहीं आ पाता है। तो हम लोग अब नए प्रकार के सैटेलाइट बना रहे हैं जो भविष्य में वापस जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को कहा जाता है, RSLV कहा जाता है, रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये वापस यदि हम किसी चीज़ को अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजेंगे तो ये वापस उपग्रह को छोड़ के वापस कक्षा में आ जाएगा। इस पर भी दुनिया के बहुत सारे देश में ये है भी नासा के पास, और इसी के जरिए जो है सो स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भेजा जाता है और वापस इस पर पृथ्वी पर लाया जाता है। लेकिन भारत अभी इसके विकास के चरण में है। DRDO और इसरो दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। ये BPSC का अगला, अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक पोर्शन में आगे। ये BPSC का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था, और इसमें एग्जैक्ट डेट पूछा गया था कि ये कब स्थापित किया छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। हालांकि ये बना गया था भारत में, लेकिन इसको छोड़ा गया था रूस के सहयोग से। रूस का जो रोसकॉसमोस एजेंसी है रसिया की, उससे छोड़ा गया था। तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था, और छोड़ा कब गया था? तो 19 अप्रैल 1975। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों का जो विभिन्न उसके जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि दुनिया में जो देश है उसके पास कौन कौन सा, किसके देश के पास किसका कौन कौन सा अंतरिक्ष मतलब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसरो है वो भारत का है, इंडियन स्पेस स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। नासा USA अमेरिका का है, JAXA जापान का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का है, CENS जापान का है, रॉसकॉसमोस रूस का है, और CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीन का है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिए करंट अफेयर्स के रूप में भी जो कासा कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना भी सबसे लेटेस्ट यही कोरिया ने अपना खुद का स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जून 2024 में, जिसको दक्षिण कोरिया यानी कासा पूछेगा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, दक्षिण कोरिया का। इसको कब बनाया गया? तो जून 2024 में। हालांकि इसके कुछ बड़ी बहुत पहले से कार्यरत थे, लेकिन मेनली ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो था, JAXA है जापान का, उसी तरह से ये कासा जो है दक्षिण कोरिया का, और ये कब बनाया गया है? जून 2024 में। अब अगले चरण में हम लोग चर्चा करते हैं। भी क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है, दुनिया में जितने भी देश है इसमें या UPSC में भी प्रश्न आया गया है पूछा गया है कि किसके पास कौन कौन सा GPS एंड नेविगेशन सिस्टम। तो भारत जो का जो इसरो है भारत के पास, उसके पास अपना नाविक, खुद का नाविक है। और जो नासा है उसका GPS है। JAXA QZS जापान के पास, BPSC में ही पूछा गया था निम्न किस देश के पास खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है, तो उसका होगा QZS जापान का। यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी यूरोप का गैलीलियो है, रूस का ग्लोनास है, और चीन का बायदू है। 1 2 3 4 5 6 देश के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, और ये 6 देश है भारत, अमेरिका, जापान, यूरोप, रूस और चीन। तो ये सब मिला के उसमें जो नाविक यानी भारत का नाविक और जापान का QZS, ये दोनों क्षेत्रीय है, और जो बाकी सब जो 4 है वो सब इंटरनेशनल है। इसका प्रसार क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारत के जो नाविक के बारे में। यह नाविक जो है IRS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको कहा जाता है। इसको नरेंद्र मोदी ने नाविकों के नाम पर नाविक दे दिया, और इसमें टोटल 7 उपग्रह लगे हुए हैं, जिसमें से 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में लगे हुए हैं और 4 उपग्रह भू समकालिक कक्षा में, जो हम लोग बताए थे कि जो इसके अकॉर्डिंग रहेगा भूस्थैतिक कक्षा रहेगा, और थोड़ा सा एंगल बना के जो कक्षा रहेगा तो उसको हम लोग भू समकालिक कक्षा कहते हैं। जो हमारे 4 उपग्रह हैं, चाहे वो इधर से एंगल बना के छोड़ा जाए, तो जो हमारे 4 उपग्रह 1 2 3 4 वो यहाँ पे छोड़े गए हैं, और बाकी हमारे जो है 3 छोड़े गए हैं ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लोग 3 जो है वो हमारे भूस्थैतिक कक्षा और 4 भू समकालिक कक्षा में है। इसमें टोटल 7 उपग्रह काम कर रहे हैं। इसका नाम IRNS है, और इसको हम लोग नाविक कहा जाता है। ये भारत का अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अब हम लोग यहाँ से आगे का करंट अफेयर्स सिस्टम का चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान
2023 में सितंबर में छोड़ा गया था। इससे पहले हम लोग जानते हैं चंद्रयान 1 जो है 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया था, ये आंशिक रूप से सफल था, और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। ये 23 अगस्त 2023 को जो है सो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा था। उसके बाद जो चंद्रयान 4 है, इसको अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा किया है कि हम लोग इसको 2028 तक चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में भेजेंगे। और ये चंद्रयान 4 जो है वो मानव युक्त मिशन होगा, यानी जैसे चंद्रमा पे किसी आदमी को ले जाएंगे वापस उसको लेके आएंगे, तो चंद्रयान 4 हमारा मानव युक्त मिशन होगा, जिसको 2028 तक रूस पूरा करने का तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 जब लैंडिंग हुआ था तो उसको हम लोग 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था। उसको नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने का भारत सरकार ने घोषणा किया था। 23 अगस्त को हमारा क्या दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पे ये उतरा था, उस पॉइंट को हम लोग दक्षिण ध्रुव पे उतरा था, उस दक्षिण ध्रुव को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट दिए। और चंद्रयान 2 का जहाँ लैंडिंग हुआ था उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट दिए थे। याद रखिएगा, 2 तिरंगा पॉइंट कहलाया था, और जो 3 जो उतरा है चंद्रयान 3 उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। दक्षिण ध्रुव पे उतरने वाला भारत पहला देश है। हालांकि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। इसको छोड़ा गया था LVM-3 से, और ये 3 चरणों वाला क्रायोजेनिक ईंधन था। तो इस तरह से हो गया चंद्रयान 3। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में बहुत सारे जो उपकरण लगे थे, जिसमें पहला था प्रोपेंशन मॉड्यूल, जो उपग्रह को मतलब चंद्रयान का जो ऊपर भाग जो उसको लेके जाएगा, उसको प्रोपेंशन मॉड्यूल उसमें जो लगा था उसको शेप कहा गया। लैंडर का नाम विक्रम था। उसमें जो उपकरण लगे थे उसमें चेस्ट, ILSA, रंभा और LRA लगे हुए थे। और जो रोवर प्रज्ञान है उसमें LIBSS और APXS लगा था। हो सकता है कि इसमें आप लोग को जो है सो इन लोगों का फुल फॉर्म भी BPSC पूछ ले, तो इसके लिए इन सब लोगों का ये सब का फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है। तो जो हमारा शेप है उसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट ऑफ अर्थ। इसका शेप का फुल फॉर्म है। चेस्ट जो है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी ताप का माप पड़ेगा चेस्ट। जो ILS है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मेसिक एक्टिविटी, यानी लैंडिंग के आसपास यदि कोई भूकंप आता है सिस्मेसिक यानी भूकंप आएगा, भूकंप को ये मापेगा। जो रंभा है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपोसेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लॉन्ग म्यूर प्रोब इसको कहा जाता है। रंभा इसका नाम क्या है। जो LRA है वो लेजर रिफ्लेक्टर एरे इसको कहा गया, लेरो को यानी LRA को। और जो लिब्स है LIBS, लिब्स को लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप कहा गया। और जो APX है इसको अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया। तो जो हमारा चंद्रयान 3 है इसके विभिन्न पार्ट और इसके अंतर्गत जो हमारे डिवाइड है, जो उपकरण भेजे गए थे वो सब शेप, चेस्ट, ILSA, रंभा, LRA, लिब्स और एपेक्स। ये आप लोग के मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि UPSC मेंस 2023 में पूछा जा चुका है, BPSC में भी इसके आगे पूछे जाने की इस बार प्रबल संभावना है। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रयान 3 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहां उतरा उसका शिव शक्ति पॉइंट। और ये 14 दिन का अभियान था जिसको एक लूनर दिवस कहा जाता है। और ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। भारत प्रथम देश बन गया। 3 चरण वाला ठोस ईंधन युक्त LVM-3 से छोड़ा गया था। इसमें प्रोपेल्शन मॉड्यूल था, लैंडर था इसका नाम विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, और इसमें इतने डिवाइस लगे हुए थे। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जो लगातार 2020 से ही 18-19 से ही चर्चा में है, गगनयान। गगनयान क्या है, तो भारत का जो है ऐसा अभियान है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाया करेगा। उसको ले जाया जाएगा 300-400 किलोमीटर नियो के अर्थ ऑर्बिट में। उसको 2-3 दिन अंतरिक्ष में रखा जाएगा और वापस उसको धरती पर उतारा जाएगा। इसको गगनयान मिशन कहा गया है। इसमें 3 सदस्य को लिया जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में आप लोग याद रखिएगा, BPSC में पूर्ण संभावना है कि इसके नाम भी पूछ लेकिन उनमें से कौन इसमें शामिल है या कौन शामिल नहीं है। प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये चारों एयरफोर्स के कमांडर हैं। इन चारों का चयन किया गया ग्रुप कैप्टन का। इस चारों में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन किया जाएगा। अभी इन लोगों का प्रशिक्षण जो है
रूस के रोसकॉस्मोस के द्वारा किया जा रहा है। यानी इसमें क्या किया जाएगा, तो 400 किलोमीटर कक्षा में भेजकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाना गगनयान का सबसे मेन उद्देश्य है। यानी लाया जाएगा तो आपको भी बताए थे RSLV का यूज कर जाएगा, यानी कोई अंतरिक्ष यान जो वापस जाएगा अंतरिक्ष में वापस आएगा तो उसके लिए जो है सो फ्लाइट टेस्ट एबॉर्ट मिशन, यानी ऐसा मिशन जो जाएगा टेस्ट व्हीकल्स और वापस पृथ्वी पे आएगा। इसके लिए जो है DRDO और इसरो अपने सहयोग से पुष्पक मिशन चला रहा है। पूछेगा पुष्पक मिशन किससे है, तो RSLV यूज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का जो विकास चरण है, उसको विकास करने के लिए उसी में TVD-1 मिशन का एक जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, तो उसको हम लोग पुष्पक मिशन कहते हैं। हाल ही में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस केंद्र है, उन्होंने गगनयान के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। सखी ऐप क्या करेगा, तो गगनयान में जितने भी लोग रहेंगे उसको बहुत सारे जानकारी प्रदान करने के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है, तो गगनयान के लिए ये लॉन्च किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ से। और इसमें जो हमारा गगनयान है इसमें क्रू मॉड्यूल होगा और क्रू एस्केप सिस्टम होगा। यानी एक क्रू मॉड्यूल मतलब जिसमें एक आदमी सब रहेगा, उसको उसमें घूमना रहेगा, उसमें वो 3 दिन 4 दिन अपना समय गुजारेंगे, उसको क्रू मॉड्यूल कहा जाएगा। क्रू एस्केप मॉड्यूल ऐसा होता है जो किसी सिचुएशन में आपात स्थिति में यदि उसको उतारना रहे तो कहाँ उतारा जाएगा या उसको एस्केप करना रहे, यदि मान जाए आग लग जाए, इंजन में कुछ खराबी आ जाए, तो क्रू एस्केप मॉड्यूल ऐसा रहेगा जो खुद उससे हट जाएगा और वापस पृथ्वी पे आएगा। 2022-23 में एक बायोमित्र बनाया गया था गगनयान के लिए। बायोमित्र एक महिला रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, अर्ध रोबोट है, जिसको आदमी को, इंसान को, इन चारों में से किसी 3 को भेजने से पहले बायोमित्र को वापस गगनयान में के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उनका सब कुछ सकुशल साथ वापस आदमी को नहीं भेजा जाएगा। तो एक प्रक्षेपण चरण के लिए बायोमित्र का भेजा गया है। हमारा इसरो का जो अभी अध्यक्ष जो मेन है, इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवन, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग जो है 2028 तक भारत खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन चालू कर लेंगे। गगनयान को लेकर डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई कह रहा 2024, कोई कह रहा 2025 को भेजने का है। और इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन 20 जिससे इसको ले जाया जाएगा, उसका सफल परीक्षण किया गया है। और भारत का जो अंतरिक्ष, भारत में जो गोपी थोटिकुड़ा है, गोपी थोटिकुड़ा के बारे में पूछेगा ये कौन है, तो गोपी थोटिकुड़ा भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं जो अभी अंतरिक्ष वाक यानी अंतरिक्ष पर्यटक रूप में, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन के गोपी थोटिकुड़ा ब्लू ऑरिजिन कंपनी की ओर से अंतरिक्ष में गए और वापस अंतरिक्ष में लौट के आए। तो गोपी थोटिकुड़ा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं। और साथ ही साथ गगनयान के लिए एक प्रवाह ऐप PRAVAH प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, जो गगनयान के बारे में संपूर्ण जानकारी, यदि किसी प्रकार जैसे गगनयान स्पेस में जा रहा है तो हवा को ट्रैक करेगा, प्रवाह की है, हवा का दिशा क्या है, उसमें कितना स्पीड है, उससे कुछ प्रकार का घर्षण हो रहा है, आग लगने की संभावना तो नहीं है। इसके लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है कौन, गगनयान के लिए विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र ने। तो ये हो गया गगनयान के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे निसार के बारे में। निसार किसका है, तो नासा और इसरो का ये ज्वाइंट मिशन है। इसमें नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। और एक तरह से रडार है। रडार क्या काम करता है, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का काम करता है, मैपिंग का काम भी करता है। इसमें इसरो जो है एक S बैंड बनाएगा और जो नासा है वो L बैंड बनाएगा। ये 2 बैंड वाला मिशन है। बैंड जो है आवृत्ति के आधार पर काम करता है और ये फोटो मतलब जो रेजोल्यूशन का काम, जो फोटो खींचने सर्वेक्षण का काम करता है, उसी के आधार पे। तो नासा और इसरो का संपूर्ण मिशन है। आगे हम लोग का एक्सपोसैट, ये भारत का 2024 का सबसे पहला मिशन था, जिसको भारत ने वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को छोड़ा था। ये भारत ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश हो गया जिसने अपना एक्सपोसैट लॉन्च किया है, यानी पोलरीमीटर मिशन लॉन्च किया है। इससे पहले नासा का जो पोलरीमीटर मिशन था IXPE, वो विश्व का सबसे पहला ऐसा मिशन था। इसको PSLV C58 से छोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसको पोलिक्स और एक्ससेप्ट, इसमें 2 उपग्रह हैं, एक्सरे पोलरीमीटर और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये 2 मतलब इसमें उपग्रह लगे हुए हैं। तो ये काम क्या करेगा, तो जो इसमें सबसे मेनली आपको पूछेगा कि इसमें किस रेज का प्रयोग किया जाएगा, किस किरण का प्रयोग किया जाएगा। तो एक्सरे का प्रयोग करके ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग यानी सूर्य के आसपास या खगोलीय विज्ञान का अध्ययन करेगा। तो इसके लिए एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने। तो आप लोग याद रखिएगा इसरो का एक्सपोसैट। आगे हम लोग का है भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1।
भारत का यह पहला सूर्य मिशन है। इसको PSLV C-57 के लिए छोड़ा गया है, लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को। यह पृथ्वी की जहाँ इसको पहुंचाना था उसको पहुंचा नहीं। इसको कहाँ रखा गया? तो लैग्रेंजे बिंदु L1। लैग्रेंजे बिंदु कहाँ जाते क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में या किसी दो पिंडों के बीच में ऐसा पॉइंट जहाँ गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि दोनों पिंड पर गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाए और पिंड स्टेबल है। इस कंडीशन में पिंड जो है बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के पूरे अपना जो उसका वर्किंग प्रोसेस रहता है वो सर्वेक्षण करना, उसका पता लगाना, जो भी उसके जिस पर्पज से उसको भेजा गया है वो काम करते रहता है। तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसा बिंदु होता है किसी दो पिंड के बीच में जहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दोनों पिंडों के बीच में नगण्य हो जाता है। इसको जोसेफ लुइस रेंग्रेज नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। क्यों खोजा था? जोसेफ लुइस रेंग्रेज ने खोजा था, बहुत याद रखिएगा। और पृथ्वी पर इसे 5 पॉइंट यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसे 5 बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 खोजे गए हैं। उसमें सूर्य को हमारा L1 पॉइंट पर रखा गया है और इसको यह 15 लाख किलोमीटर दूर है। और ये हमारा जो आदित्य L1 है वो करेगा क्या? तो कोरोनल मास इंजेक्शन जो है हमारा है, कोरोना जो सूर्य का बाहरी परत है उसमें किसी प्रकार का सौरज्वाला प्रस्फुटित होता है या किसी प्रकार कोई घटना होती है या किसी प्रकार का तूफान होता है तो उसको जो अध्ययन करने के लिए गया है। फोटोस्फीयर का ये अध्ययन करेगा, नहीं सूर्य के प्रकाश मंडल का क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा, यानी सूर्य के आसपास जितना भी सूर्य का एनवायरमेंट है उसमें क्या घटनाएं होती है उसको अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है लुपेक्स। इसको कहा जाता जो है लूनर पोलर एक्सपेरिमेंटरी मिशन कहा जाता है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये भारत के एजेंसी इसरो और जापान के एजेंसी जाक्सा के बीच का टाइप है। इसका मेन मकसद है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना और दक्षिण ध्रुव पे का डीप अध्ययन करना। ये चंद्रमा का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या इसरो अपना लैंडर तैयार करेगा और जाक्सा क्या करेगा? तो लॉन्च व्हीकल देगा और रोवर जो है जाक्सा देगा। ये लोपेक्स मिशन जो है नासा और जाक्सा के बीच का है। अगला मिशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 में चर्चा में है तृष्णा मिशन, अभी भारत का। इसमें भारत और फ्रांस ने समझौता किया है। तृष्णा मिशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असाइनमेंट मिशन। तृष्णा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, भी हम बता दे रहे हैं। इसका जो है इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है CNS दोनों मिलकर बना रहा है। यह काम क्या करेगा? तो इसमें लिखा हुआ है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका असेसमेंट करेगा, भूजल है, कहीं खनिज है, मैपिंग करेगा, सर्वेक्षण का कार्य करेगा तृष्णा मिशन। अगला सबसे मेन मिशन जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये भारत इसमें शामिल हो गया है, इसलिए मिशन 2024 में चर्चा में है। आप लोग प्री और मेन दोनों के लिए इसके याद रखिएगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। इसका मकसद है कि विश्व के जो सभी महाद्वीप में एक एक रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करना है। लेकिन यह स्थापना कब हुआ था? 2005 में या 21 में यह अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें 9 सदस्य देश है, उसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय UK ब्रिटेन के जोड्रेल बैंक वेधशाला में स्थित है। याद रखिएगा, जोड्रेल बैंक वेधशाला में SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय है। इसके तहत अभी 2 दूरबीन बनाए गए, 2 टेलीस्कोप बनाए गए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बनाया जा रहा है और एक अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में मीरकट नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है। यानी 2 पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ ये दोनों परियोजना अभी चालू है फिलहाल, तो दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में चालू है। ये नेशनल पार्क आप याद मत रखिए, लेकिन ये दोनों जगह पूछा जाएगा। आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है आर्टेमिस मिशन। BPSC इस बार पिछला बार पूछ भी चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बता देते इससे जो लेटेस्ट करेंट अफेयर्स है। नासा द्वारा चंद्रमा पर मानव भेजना, साथ ही साथ अंतरिक्ष का अध्ययन करना, मंगल ग्रह का अध्ययन करना, नहीं बाह्य अंतरिक्ष जो हम लोग का बाह्य अंतरिक्ष संधि हुआ था 1967 में, उसके तहत जो हमारा बाह्य अंतरिक्ष यानी 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है या हमारा जो अंतरिक्ष का एरिया, मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह जो भी है उसका अच्छे से अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना और जो भी उससे प्रयोग से लाभ होगा उसका साझा हित तैयार करना, ये हमारा नासा इसरो का आर्टेमिस मिशन का ये काम है। इसमें अब तक टोटल 38 देश शामिल हो गया है। 38वां देश इसमें शामिल होने वाला स्वीडन है। याद रखिएगा, पूछ देगा 38वां देश कौन शामिल हुआ है? स्वीडन शामिल हुआ है। भारत भी इसका सदस्य बना है 2023 में। इससे पहले जो अभी इसमें आर्टेमिस मिशन में चंद्रयान मिशन के लिए काम किया जा रहा है, अमेरिका ने सबसे पहले अपोलो मिशन 11 के तहत 1969 में जो अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा को भेजा था, यूरी गॉगरिन को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को,
तो अपोलो मिशन के तहत भेजा था। उसके बाद चंद्रमा अभी तक फिर 1975 में भेजा था। तब से लेकर आज तक महंगाई और खर्च या बहुत वजह से दोबारा चंद्रयान मिशन, मानविक चंद्रयान मिशन अमेरिका नहीं भेजा है। तो आर्टेमिस मिशन पे इस पर काम किया जा रहा है। अब अन्य महत्वपूर्ण मिशन पे हम लोग चर्चा करेंगे जो 2024 में विभिन्न कारणों से चर्चा में था। SLIM, SLIME लूनर मिशन ये भी है। इसको स्नीपर या स्लिम मिशन कहा गया है। जापान का चंद्रयान मिशन है। SLIM पूछा जाएगा, SLIM मिशन किसका है? तो लूनर इंफ्रारेड मिशन किसका है? जापान का है। आगे पूछेगा साइकी मिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह साइकी का अध्ययन करने के लिए कहा गया है नासा के द्वारा। क्षुद्र ग्रह क्या होता है तो जानते हैं आप लोग, मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में कुछ कुछ जो एस्ट्रॉयड बने हुए हैं, इन लोगों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस एरिया में जो बने हुए हैं बहुत सारा क्षुद्र ग्रह, इसका अध्ययन क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्षुद्र ग्रह का जो अंश है वो पृथ्वी शुरू में ब्रह्मांड कैसा बना था और टूटने के बाद क्या हुआ था, तो उसी से क्षुद्र ग्रह जो बना उसी सब का पाठ है। इसलिए इसका अध्ययन करके हम पृथ्वी के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं। इसी के अंदर जो ग्रह होता है उसको हम लोग जो है सो जैविक ग्रह कहते हैं, और इसके बाहर के ग्रह को हम लोग अजैविक या बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके अंदर जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल को जैविक ग्रह या आंतरिक ग्रह, और जो बाह्य ग्रह के रूप में बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण जो है उनको लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इसका क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है उसी को बाहर को कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह साइकी अध्ययन के लिए नासा का साइकी मिशन। अगला है इनफ्यूज मिशन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023-24 में भी चर्चा में था। इनफ्यूज मिशन ये नासा का मिशन है। सिग्नस लूप और जो सुपरनोवा तारा जो है, तारा में विभिन्न प्रक्रिया होती है, तो उसी में तारा में जो सुपरनोवा विस्फोट होता है वो कैसे होता है उसके अध्ययन करने के लिए नासा ने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है। ये सिग्नस लूप का अध्ययन करेगा। अगला है जिहुक X2X3, ये चीन का मिशन है। और चीन का ये क्या चीज़ आपके पूछेगा? विश्व का प्रथम मिशन संचालित रॉकेट मतलब उपग्रह यान ही होता है एक तरह से। पूछेगा विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने मीथेन संचालित रॉकेट बनाया है? तो चीन ने बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है ZHUQ2X। चीनी नाम ऐसे कुछ कुछ होता है, चिनचांग चाइना के नाम पे। तो आप लोग याद बस इसका नाम याद रख लीजिएगा कि विश्व का प्रथम मिशन संचालित रॉकेट कौन बनाया है? तो चीन बनाया है। चलिए आगे का मिशन हम लोग का आइंस्टीन प्रोब मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 में 24 में चर्चा में था। यह चीन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। यह एक उपग्रह मिशन है। चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है आइंस्टीन प्रोब उपग्रह। इसको मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ने भी इसमें सहयोग किया था। इसमें दूरबीन लगे हुए हैं, एक्सरे दर्पण लगे हुए हैं, जो विभिन्न उपग्रह का जो काम होता है सर्वेक्षण करना, वही काम ये आइंस्टीन प्रोब मिशन करेगा। अगला पूछेगा महदा, काह्यान 2 और हो किसका उपग्रह है? ईरान के 3 उपग्रह है, महदा, होया, काह्यान और हो। अगला है PACE पेस मिशन, इसका फुल फॉर्म नाम से ही है, इसके ये नासा का मिशन है। इसके फुल फॉर्म से आप लोग इसका नाम याद कर पता चलेगा। प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम, यानी पूरा जो जलवायु परिवर्तन है हमारा पृथ्वी पर, जैव पारिस्थितिकी तंत्र है, एरोसेल है, बादल है, महासागर, उस सब का अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसको जानकारी को वापस पृथ्वी पर भेजना, ये पेस मिशन का काम है। नासा का मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसको तो जरूर याद रखिएगा, BPSC इस आधार पर पूछता भी है कौन ग्रह के लिए कौन सा मिशन गया है। तो BP कोलंबो मिशन बुध ग्रह के लिए भेजा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान और यूरोप ने मिलकर बुध ग्रह के लिए BP कोलंबो मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए यह है भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? TSAT-A1। टी सैटेलाइट A1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन भू सर्वेक्षण उपग्रह है। आगे का इम्पोर्टेंट है, BPSC 68 में आप लोग देखे होंगे, पूछा था कि चीन ने अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है तियानमेन, उसमें तियानमेन में 3 पार्ट जो गया है, तीसरे पार्ट का नाम पूछा था चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का 68 BPSC में। तो उसी तरह से आप लोग चांग-E6, ये चीन का चंद्रयान मिशन है। ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो चंद्रमा पे वापस गया और वापस चंद्रमा से मिट्टी लेके वापस लौटा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कौन मिशन जो है, किस देश ने ऐसा कारनामा किया है, चंद्रमा पे जाके वापस सैंपल नमूना लेकर लौटा है? तो चीन का चांग-ई मिशन
और इसमें जो है चीन का चंद्रयान मिशन है, यह दक्षिण ध्रुव पर गया था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के बाद दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला चीन बना है। और ये वहाँ पे जहाँ पे उतरा है उसका नाम इस लोगों ने कहाँ उतरा था, एटकेन बेसिन क्रेटर, इसका क्रेटर एक खोज किया था, उस क्रेटर का नाम इन लोगों ने एटकेन बेसिन क्रेटर नाम दिया। अब जो है चीन के जो चांगी 6 मिशन गया था, उसी मिशन के साथ पाकिस्तान ने, जो हमारा नल्ला पाकिस्तान है, उसने ICube कमर, उसका कोई उपकरण था या कोई मिशन था, ICube कमर जो है इसी चांग 6 मिशन के साथ भेजा था। नहीं, बहती गंगा में हाथ धो लिया पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर। तो अगला हमारा है प्री फायर नासा का ध्रुवीय मिशन है। प्री फायर याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आगे हम बता रहे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। PS4, ये बहुत बार किसी न किसी रेलवे या किसी न किसी एग्जाम में, ये टेस्ट सीजन में पूछा गया है, और रेलवे एग्जाम में, SSC में, BPSC में पूछने की संभावना है। इसरो का 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित रॉकेट इंजन पूछेगा। इसरो का 3D प्रिंटिंग से निर्मित रॉकेट इंजन कौन सा है, तो PS4 है। आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है। मैगेलियन मिशन है नासा का शुक्र ग्रह के लिए बहुत पुराना मिशन है। शुक्रयान 1 इसरो का मिशन होगा। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इसको भविष्य में छोड़े जाने की संभावना है। वेरिटास मिशन नासा छोड़ेगा 2030 में, और इनविजन मिशन को 2031 में छोड़ेगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ये दोनों जो है शुक्र का मिशन है। तो आप लोग इस चारों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के लिए, और एक जो अभी बेपी कोलंबो बताए थे बुध ग्रह के लिए, और जूनो जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए। अभी आगे हम बताएंगे चांगी 6 चंद्रमा के लिए। आगे है SVOM स्पेस क्राफ्ट, ये चीन और फ्रांस के बीच में है। स्पेस गामा रे का, जो स्पेस में जो गामा रे का भ्रष्ट हो रहा है उसका अध्ययन करने के लिए चीन और फ्रांस ने SVOM स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का है। क्या है अग्निबाण, तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है। भारत का निजी क्षेत्र का कंपनी है अग्निबाण। इसी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का नाम है, और अग्निबाण नाम का रॉकेट इंजन बनाया है, 3D प्रिंटेड है। चलिए अगला है, ये भी याद रखिएगा, अंतरिक्ष मैत्री मिशन किसके है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये साइन हुआ है। भारत की कंपनी NSA, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो भारत का वाणिज्यिक कंपनी है, यानी किसी देश को उपग्रह छोड़ना है भारत की तरफ से। भारत जो है सस्ते दामों पे अपना उपग्रह छोड़ता है। तो आप सुनते हैं भारत ने सिंगापुर के उपग्रह को छोड़ा, अमेरिका के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, या ऑस्ट्रेलिया के उपग्रह को छोड़ना, तो उसके लिए भारत का जो वाणिज्यिक शाखा है, 2 शाखा, एक इंट्रिंजिक है और NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये दोनों, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार ने समझौता किया है। 2026 में याद रखिएगा, 2026 में इसरो जो है SSLV द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को भेजेगा अंतरिक्ष में। याद रखिएगा, लियो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा SSLV द्वारा 2026 में ऑस्ट्रेलिया का ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष मैत्री मिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पूछा जा सकता है। अगला है परसिवरेंस रोवर्स किसका है, तो नासा का है, मंगल ग्रह के लिए है। और इसी के साथ एक उपकरण लगा हुआ है मॉक्सी उपकरण, जो ऑक्सीजन जनरेट करता है। मंगल ग्रह पे जाके ये मॉक्सी उपकरण ऑक्सीजन जनरेट करता है, और पता लगाता है कि ऑक्सीजन जो वहाँ जनरेट करते हैं तो वो जाता कहाँ है और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। तो मॉक्सी उपकरण लगा हुआ है परसिवरेंस रोवर के साथ नासा का। अगला हमारा हम लोग का है अर्थ केयर उपग्रह, पूछा जा सकता है अर्थ केयर उपग्रह किसका है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान के लिए द्वारा है। पृथ्वी के बदलते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करने के लिए पूछेगा कौन उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो अर्थ केयर सैटेलाइट। अगला है मिशन रैसमैस, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन रैसमैस। इसमें भारत का इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी टाइप है। कम से कम इसके साथ भारत टाइप है उसको, जैसे तृष्णा मिशन है, नुपेक्स है, रैसमैस है, अंतरिक्ष मैत्री संधि है, निसार है, जिसमें इसरो लगा हुआ है, इसरो मिला हुआ है, वो सब जरूर आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट किसी अन्य ग्रह के लिए है यान के लिए, उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसको एपोसिस क्षुद्रग्रह, तुरंत हम बताएं क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, तो एपोसिस जैसे साइकिल क्षुद्रग्रह, तो उस तरह से क्षुद्रग्रह का नाम एपोसिस क्षुद्रग्रह है। तो एपोसिस क्षुद्रग्रह के लिए मिशन रैमसेस, इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, मिशन रैमसेस। चलिए आगे का हम लोग का है ALOS 4
जो है इसी को DAICH-4 कहा जाता है। ये जापान का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आगे याद आप लोग रखिएगा वाइजोर मिशन। वाइजोर मिशन हालांकि बहुत पुराना मिशन है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों है कि इंटरस्टेलर स्पेस, ऐसा स्पेस जो पृथ्वी के या सूर्य चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जो क्षेत्र बाहर होता है, आपसे पूछा जाएगा इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है। जो पृथ्वी और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। नासा का वाइजर मिशन अभी उस क्षेत्र में पहुंच गया है, 1977 में छोड़ा गया था और अभी जाके पहुंचा है इंटरस्टेलर स्पेस में। ओसिरिस रेक्स मिशन क्षुद्र ग्रह बन्नू के लिए नासा ने छोड़ा है ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस रेक्स मिशन क्षुद्र ग्रह बन्नू के लिए कौन छोड़ा है, तो नासा का मिशन है, आप लोग याद। आगे का मिशन है जूस मिशन, आप लोग याद रखिएगा। जूस मिशन किसके लिए है, तो जूस मिशन बृहस्पति के लिए है। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, पूछने की इस बार भी संभावना है। बृहस्पति ग्रह के लिए गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये है। इसके तहत गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये तीनों चंद्रमा यानी उपग्रह हैं। किसके उपग्रह है आपसे पूछा जा सकता है। गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा किसके चंद्रमा है, तो बृहस्पति के चंद्रमा है। और इसके अध्ययन के लिए जूस मिशन को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। आगे हम लोग का है AWE मिशन। AWE मिशन जो है, W से वेव हो गया, वेव एक्सपेरिमेंट हो गया। AWE मिशन नासा द्वारा तरंग का अध्ययन, वेव का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे का मिशन है यूक्लिड। यूक्लिड क्या है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है। चलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। ओडिसियस मिशन, ओडिसियस मिशन इंट्यूटिव कंपनी, दुनिया की पहली ऐसी कोई कंपनी, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो चंद्रमा पे पहुंची है। पूछे कौन कंपनी है, इंट्यूटिव कंपनी। उसके मिशन का क्या नाम है, ओडिसियस मिशन। ओडिसियस मिशन अमेरिका के इंट्यूटिव कंपनी का मिशन है, निजी चंद्र लैंडर है और चंद्रमा पे सफल लैंडिंग किया है। तो आपसे पूछेगा चंद्रयान पर लैंडिंग करने वाला प्राइवेट कंपनी सबसे पहला दुनिया कौन है, तो ओडिसियस मिशन। चलिए आगे का है हमारा चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा चंद्रयान 3 को अभी इटली के मिलान में एक सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन में हमारे चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। अभी तुरंत हम आपको बताया था अगला प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल किस लिए है, तो इसको अभी तुरंत हम बताते हैं PRAVAH को गगनयान के लिए, यह गगनयान के वायु गति का अध्ययन करेगा। आगे है PRLN फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद में है, इसरो का एक अनुषंगिक इकाई है, ने मंगल ग्रह पर 3 नया क्रेटर खोजा है। इस 3 मंगल ग्रह पर जो क्रेटर खोजे गए हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संस्थान जो है वह भारत के कहने पे उसका नाम रखा गया है लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। इसमें लाल क्रेटर जो वैज्ञानिक थे उसमें देवेंद्र लाल के नाम पे, मुर्सान क्रेटर यूपी का एक गाँव है, वो वैज्ञानिक मुर्सान गाँव का रहने वाला था, इसलिए उस गाँव के नाम पे मुर्सान क्रेटर रख दिया। और हिल्सा क्रेटर बिहार में, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहार में नवादा नालंदा जिला में हिल्सा गांव है, हिल्सा प्रखंड है। हिल्सा प्रखंड का वो वैज्ञानिक रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस अपने गांव के नाम पे, अपने प्रखंड के नाम पे हिल्सा क्रेटर नाम रखा। याद रखिएगा। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर खोजे। क्रेटर का नाम है लाल, मुर्सान और हिल्सा क्रेटर। इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संस्थान ने अपना आधिकारिक नाम दे दिया। और एक है SPDX मिशन। SPDX मिशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये शब्द चर्चा में चल रहा था कि जैसे जो एक वायुयान ऐसे उड़ रहा है और 2 वायुयान ऐसे उड़ रहा है, इस दोनों वायुयान को एक साथ संरेखित कर देना है। और इसका ये किसी काम के लिए, जैसे कि एक क्रू एस्केप इधर उड़ रहा है और एक क्रू एस्केप इधर उड़ रहा है, दोनों क्रू एस्केप एक साथ संरेखित करना है और उसको एक सटीक कक्षा में लाकर दोनों को मिला देना है। इसके लिए जो है SPDX शब्द लाया गया है, 2 अंतरिक्ष यान का सटीक कक्षा में संलयन करने। जैसे आप सोच रहे हैं जैसे अंतरिक्ष स्टेशन तेजी से घूम रहा है, अब उस अंतरिक्ष स्टेशन में किसी को खाना लेके पहुंचाना है, इसी SPDX तकनीक का उपयोग करके क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन तो रुकेगा नहीं, वो हमेशा पृथ्वी का चक्कर चलते रहेगा। तो एक बाह्य यान छोड़ा जाएगा पृथ्वी से, जो SPDX तकनीक के तहत अंतरिक्ष में उसके साथ अलाइनमेंट कर लेगा और दोनों मिल जाएगा और कक्षा में संलयन कर लेगा और खाना उसमें पहुंच जाएगा। तो ये हुआ हमारा 2023-24 का महत्वपूर्ण स्टैटिक और करंट अफेयर्स का स्पेस टेक्नोलॉजी। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बाकी हम मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम लोग को वीडियो को शेयर कीजिए।
नमस्कार, गुड नाइट, बाय, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।